कल हमने कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन की बात की थी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट की बात करने जा रहे हैं, रॉबर्ट कॉक, जो कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का कह लीजिए एक ऐसा माइलस्टोन उन्होंने दे दिया, या उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि आज भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल फील्ड उनका ऋणी है। जो रॉबर्ट कॉक नाम के साइंटिस्ट थे वो एक जर्मन डॉक्टर थे और उनकी वाइफ ने उन्हें एक माइक्रोस्कोप गिफ्ट किया था। And with the help of that microscope, he discovered several diseases causing bacteria and gave some postulates. रॉबर्ट कॉक एक ऐसा नाम है, आपने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ सुना होगा। उसका एक तरह से रॉबर्ट कॉक और पाश्चर दोनों काम कर रहे थे, लेकिन क्रेडिट हम पाश्चर को देते हैं कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ किसने प्रोपाउंड की थी, एंड दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय लुई पाश्चर। बट बोथ ऑफ देम वर वर्किंग on the almost of the same on the same aspects। जो बैक्टीरियाज का आइसोलेशन था, कुछ उनकी बारे में पता करना था, उन पर ये दोनों काम कर रहे थे। एंड कॉक डिस्कवर्ड द कैजुअल बैक्टीरियम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड ही डेवलप्ड अ स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ देयर स्टेनिंग। उन्होंने प्योर कल्चर को, एंड ही ऑल्सो डेवलप टेक्निक फॉर रेजिंग प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। यू नो द मीनिंग ऑफ प्योर कल्चर। नेक्स्ट ईयर जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन अभी आपको हम थोड़ा सा इसकी जानकारी दे देते हैं। प्योर कल्चर का मतलब होता है वो कल्चर जिसमें सिर्फ वही बैक्टीरिया या वही वो हो, फंजाई, मतलब और कोई कंटैमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जो रॉबर्ट कॉक का योगदान रहा, वो योगदान किस प्रकार से हम जो बोल रहे हैं आपसे कि ये मेडिकल फील्ड को कैसे ये बेनिफिशियल रहा, उसकी बात हम धीरे धीरे करते हैं। उन्होंने एक तो डिस्कवरी ऑफ एंथ्रेक्स बैक्टीरिया किया। एक्चुअली काम पाश्चर भी कर रहे थे, लेकिन सक्सेस किसको मिली? रॉबर्ट कॉक को। एक्चुअली एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जो था वो ट्रांसमिट करता था डिजीज़ एनिमल्स में और एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में। सो इन 1876 कॉक कंक्लूडेड, उन्होंने निष्कर्ष निकाला दैट एंथ्रैक्स इन शीप एंड अदर कैटल्स वॉज कॉज्ड बाय रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो हम उनकी अलग अलग शेप आपको बताएंगे। यहाँ पर हम रॉड शेप बैक्टीरिया जो था वो एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया था, एंड दैट वाज प्रेजेंट इन द स्कल ऑफ दैट एनिमल। जो उसका सिर था, खोपड़ी थी, उसमें स्कल में मौजूद था ये। ही आइसोलेटेड दोज बैक्टीरिया एंड इंजेक्टेड दैम इन हेल्दी माइस। उन्होंने उसको बैक्टीरियाज को आइसोलेट करा। आइसोलेट करने का मतलब उसमें से निकाला, अलग किया और उनको हेल्दी उसमें चूहों में डाला उसे, और उन्होंने पाया कि वो इन्फेक्ट हो गए एंथ्रेक्स से। फिर उन्होंने उसको री आइसोलेट किया, उसमें से दोबारा निकाला चूहे में से, और फिर उसको उन्होंने एक हेल्दी चूहे में डाल के देखा तो दोबारा से डिजीज़ हो गई उसको। तो इस बात से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक विशेष जो भी माइक्रोब होता है वो एक विशेष बीमारी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये जो एक इनका सेंटेंस था, ये एक प्रकार का ऐसा सेंटेंस था जिसने कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में या मेडिकल फील्ड में एक नींव डाल दी कि अब तो कोई भी काम होगा तो इस सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए होगा। एंड ये आपको याद रखना है दैट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज अ स्पेसिफिक डिजीज, एंड ही ऑल्सो मैंशनड दैट डिजीज एनिमल्स शुड बी किल्ड और बरीड डीप इनटू द सॉइल। उन्होंने ये भी कह दिया कि इस प्रकार से बीमारियों के जो भी ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उन्हें काफ़ी डीप उसमें डाल देना चाहिए। इसका मतलब उन्हें अंदाज़ा था कि अगर ये ऊपर रहे तो और बीमारियां फैला देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये एक चीज़ ये बताई। दूसरा, उन्होंने आइसोलेशन किया प्योर कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने बैक्टीरिया जो थे उनको आइसोलेट किया, आइसोलेट करके उनके प्योर कल्चर्स बनाए टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी, यानी आकारिकी, एंड फिजियोलॉजी अर्थात कारिकी ऑफ द माइक्रोब्स। जो भी बैक्टीरिया, फंजाई जो भी थे, माइक्रोब्स जो थे, उनको उन्होंने अलग किया और उनके प्योर कल्चर्स प्राप्त किए। प्योर कल्चर वो होता है, आ प्योर कल्चर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपको अभी हमने बताया था। देन ब्रेफील्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्योर कल्चर को प्राप्त करने की तकनीक दी थी, एंड दैट वाज टेक्निक डाइल्यूशन टेक्निक, बट इट वाज वेरी लेंदी। सो कॉक एंड एटेल, एटेल का मतलब होता है उनके साथी, कॉक एंड
जो उनके साथ में रिसर्च कर रहे थे, उनके एसोसिएट्स जो भी थे. सो कॉक एंड एटल डिस्कवर्ड दैट जिलेटिन कुड बी यूज्ड टू सॉलिडिफाई द कल्चर मीडिया. उस वक्त की बात हम कर रहे हैं जब कॉक काम करते थे. रॉबर्ट कॉक के समय की बात है ये, यानी 19वीं सदी थी उस वक्त. 19वीं सदी बच्चों, इसका मतलब हो गया 1801 से 1899 तक. तो उस सदी में जो वो काम कर रहे थे उसके लास्ट की बात है ये, 1882 के बाद के आसपास की बात है. तो उस वक्त उन्होंने ये बताया कि अगर हम जो कल्चर बनाते हैं, देखिए कल्चर मीडियम, कल्चर का मतलब किसी चीज़ को संवर्धन करना, बनाना आर्टिफिशियली. मीडिया का यहाँ पर मतलब है ये प्रिंट मीडिया या टीवी वगैरह नहीं. यहाँ पर आप सभी साइंस के हैं, जानते हैं मीडिया का मतलब है खाना, पोषक माध्यम जिसमें हो. तो कल्चर मीडियम वो होता है जो कि संवर्धन करने के लिए खाना रखता है. तो वो पेट्री प्लेट में खाना जो कल्चर मीडियम लिया करते थे वो लिक्विड है. उसको सॉलिडिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि हम जिलेटिन इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम उसमें जिलेटिन डालेंगे तो हमें एक सॉलिड सरफेस मिल जाएगी. एंड ही फाउंड दैट बाय चेंजिंग इन न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कल्चर मीडियम एंड देन इनोकुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कुड प्रोवाइड प्योर कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया. उन्होंने ये कहा कि अगर हम अलग अलग खाना उनको दें तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया का हम प्योर कल्चर प्राप्त कर सकते हैं. देन रिचर्ड पेट्री आए सामने. पर उससे पहले आपको हम पूरा पहले ये पेट्री प्लेट की बात चली है इसलिए हमने इसके साथ में इसे रखा है कि जो पेट्री नाम के साइंटिस्ट थे, देखिए जो जिलेटिन इन्होंने यूज़ करा था कल्चर मीडियम को सॉलिड करने के लिए, आज हम उसकी जगह पर अगार को यूज़ करते हैं. अगार आपने नाम सुना होगा. तो जो पेट्री नाम के साइंटिस्ट थे, रिचर्ड जे पेट्री, ही डेवलप्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिशेस टू स्टोर द अगार मीडियम. जो जिलेटिन इन्होंने यूज़ करा था, बाद में हम अगार मीडियम को यूज़ करने लग गए. तो पेट्री नाम के साइंटिस्ट ने छोटी छोटी डिशेस बनाई थी, इसलिए उन डिशेस को आज भी हम उनके ऑनर में पेट्री डिश के नाम से ही जानते हैं. अगर आपसे कोई पूछ ले कि पेट्री डिश नाम किसके ऑनर में रखा गया, ये क्या नाम है, तो आप बता सकें कि ये पेट्री नाम के साइंटिस्ट के ऑनर में रखा गया नाम है, क्योंकि उन्होंने इसे बनाया था. एक्चुअली दीज डिशेस जो थी आज भी हम इनको यूज़ करते हैं. और जिलेटिन की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं आजकल, हम अगार को इस्तेमाल करते हैं. अब ये तो इसके साथ जुड़ी हुई बात थी इसलिए आपको हमने बता दी. अब एक्चुअली हम उस पर आते हैं. आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात थी जो कि मेडिकल उसको फील्ड को इतना बेनिफिट हुआ. ये थी कॉक्स पोस्टुलेट, कॉक की अवधारणा. एग्ज़ाम में आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है. रॉबर्ट कॉक के जो अवधारणाएं हैं या कॉक्स पोस्टुलेट के नाम से ये जाने जाते हैं. एंड फर्स्ट टू जो रॉबर्ट कॉक थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ को कॉज करता है. एंड ही सेड, जो इनके पोस्टुलेट हैं आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ लीजिए. ही सेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ईच डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पैथोजेनिक माइक्रो. उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो डिजीज़ होती है, प्रत्येक जो रोग होता है वो किसी विशेष प्रकार के कीटाणु से जुड़ा हुआ होता है, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु से जुड़ा होता है, पहली बात. दूसरा, ही सेड दिस कॉजल ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड इन लैब. और इस ऑर्गेनिज्म को आप अलग कर सकते हैं लेबोरेटरी में. एंड कैन बी कल्चर्ड और ग्रोन एज प्योर कल्चर. और आप इसको कल्चर मीडियम पर इसको प्योर कल्चर इसका प्राप्त कर सकते हैं. तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब ये प्योर कल्चर, जिसे आप अब इनोकुलम कहेंगे, देखिए इनोकुलम वो वर्ड होता है जिससे कि बीमारी फैलाने के लिए आप उसकी बहुत कम से कम मात्रा जो इस्तेमाल करते हैं. जो प्योर कल्चर्स उन्होंने बनाए उसमें से उन्होंने थोड़ी सी मात्रा ली और उसको उन्होंने किस में डाल दिया, ससेप्टिबल में डाला एंड हेल्दी होस्ट में डाल दिया, जो कि बीमारी को पकड़ सकता है आसानी से, जिसकी इम्यूनिटी कम है, एंड हेल्दी होस्ट में डाला. तो उन्होंने क्या पाया, इट कॉजेज द सेम डिजीज़,
इसने वही बीमारी फैलाई जिस बीमारी से इसको निकाला गया था, फ्रॉम विच इट वॉज आइसोलेटेड। सबसे पहले हमने इसे आइसोलेट किया था, जिसमें से जिस ऑर्गेनिज्म में बीमारी फैल रही थी हमने उसमें से आइसोलेट किया, उसका प्योर कल्चर बनाया और उस प्योर कल्चर से हमने एक हेल्दी पर उसमें होस्ट में उसको डाल दिया और वो सेम बीमारी हो गई। फिर जो फोर्थ इनका पॉस्टुलेट था, द कॉजल ऑर्गेनिज्म कैन बी री आइसोलेटेड, ये शर्त है उसके साथ में कि जिसमें इसने दोबारा बीमारी फैलाई उसमें से आप उसे दोबारा निकालिए डिजीज्ड होस्ट में से और फिर से आप इसका प्योर कल्चर बना लीजिए। ये जो 4 स्टेप्स हैं आज भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में फॉलो किए जाते हैं। अगर किसी भी नई बीमारी को हमें प्रूव करना है, उसको एस्टैब्लिश करना है कि ये बीमारी इसी ऑर्गेनिज्म से फैली है, तो कॉक्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हुए ही हम उसे प्रूव कर सकते हैं या एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड दिस इज़ दी डिस्कवरी जो कि आज भी 21वीं सदी में भी ये ऐसे ही चलेगी और आगे भी ऐसे ही चलेगी। तो ये एक रॉबर्ट कॉक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। देन उन्होंने डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम भी दिया जो कॉक ने डिस्कवर्ड किया था और उसकी स्पेसिफिक टेक्निक जो थी वो उन्होंने उसकी बताई थी। अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब इसके बाद सवाल उठता है कि एंटीबायोटिक्स कहाँ से आई। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कि एक टर्निंग पॉइंट था इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी यानी रोग प्रतिरोधक जो विज्ञान है, विच हेल्प टू कंट्रोल मैनी डिजीजेज। यू नो द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब जो कि ऑर्गेनिजम्स या जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जीवन है उनके अगेंस्ट जो काम करे। तो ये एंटीबायोटिक्स जो थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे स्कॉटलैंड के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसको खोज निकाला था। एंड ही सेड दैट एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस विच इज़ प्रोड्यूस्ड और secreted by microbes in a very small quantity and has inhibitory effect on other microbes। उन्होंने कहा एंटीबायोटिक वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी माइक्रोब के द्वारा सिक्रीट किया जाता है बहुत ही कम मात्रा में, और ये क्या करता है, किसी दूसरे माइक्रोब की इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है या उसको रोक देता है उसकी ग्रोथ को। सो फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम खोज निकाला जो कि बैक्टीरिया को लाइसिस कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। और वो उन्होंने किस में से निकाला, पेनिसिलिन में से। उन्होंने जब ये रिसर्च कर रहे थे, वो अचानक से ये सामने आया उनके कि जो बैक्टीरियल डिश थी जिसमें बैक्टीरिया का कल्चर था, उसमें उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ एक प्रकार की जो कवक थी वो उगाई थी वहाँ से बैक्टीरिया बिल्कुल साफ़ हो गया था। और वो फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ये इसकी दो एक तरह की स्पीशीज़ हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं कि पेनिसिलिन किन किन स्पीशीज़ से ऑब्टेन की जाती है। तो पेनिसिलियम नाम का जो फंगस था उससे उन्होंने पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया था। ये पहली जो एंटीबायोटिक थी जो कि एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी, और उस वक्त जो युद्ध चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उस दौरान सैनिकों को ये काफ़ी इसने मदद की उनकी। देन स्टेफिलोकोकस का जो कल्चर था, जो अभी आपको हम बात बता रहे थे कि जो बैक्टीरिया था उस पर वो एक्चुअली स्टेफिलोकोकस थे, उनके ऊपर वो काम कर रहे थे, और स्टेफिलोकोकाई की जो ग्रोथ थी वो इसने पेनिसिलिन ने रोक दी थी। देन दिस इज़ अबाउट द सेलमैन ए वॉक्समैन। आपसे कंपटीशन में, इवन आईएएस में ये सवाल पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो किन ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन की जाती हैं, फंजाई से, एक्टिनोमाइसीट्स से। लाइकवाइज सच क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड और पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे। तो आज एक साइंटिस्ट के बारे में आपको हम बताते हैं, सेलमैन ए वॉक्समैन। इनका नाम था सेलमैन इब्राहिम वॉक्समैन। ये यूक्रेन के रहने वाले थे, ये रशिया के यूक्रेन के। एंड ही एजुकेटेड इन अमेरिका। ही आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड बैक्टीरिया फ्रॉम डिफरेंट सॉइल प्रोफाइल्स। उन्होंने अलग अलग जगह की सॉइल लेकर के और उनसे बैक्टीरिया को निकाला और उसको कल्चर करा। एंड ही फाउंड फिलामेंटस फंगस। उन्होंने उनमें देखा कि फंजाई जो है वो फिलामेंटस फंजाई उन्होंने देखी। एक्चुअली इसको नाम दिया गया एक्टिनोमाइसीट्स, इस क्लास को। एंड इन 1940 ही आइसोलेटेड एंटीबायोटिक एक्टिनोमाइसिन। ही वॉज वर्किंग इन द field of this antibiotic
और सो हिज कोलीग आइसोलेटेड स्ट्रेप्टोथ्राइसिन। उन्होंने एक्टिनोमाइसिन को खोज निकाला और उनके कोलीग ने स्ट्रेप्टोथ्राइसिन को खोज निकाला। ये नाम आपके सुने हुए होंगे, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो किससे निकाली गई? पेनिसिलियम से निकाली गई थी, सिर्फ पेनिसिलिन। जबकि एक्टिनोमाइसीट से सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का जो एक तरह का निकालना है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अधिक एंटीबायोटिक्स किन से सिक्रीट होती है या किस में से निकाली जाती है, प्रोड्यूस होती है, तो एक्टिनोमाइसीट से, जिन्हें आप फिलामेंटस फंगस के नाम से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वॉक्समैन, जो वॉक्समैन थे, उन्होंने ये बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एंटीबायोटिक्स एक्टिनोमाइसीट से, फिलामेंटस फंजाई से ऑब्टेन की जा सकती हैं। और किस प्रकार से ये निकाली जाती हैं, क्या हैं ये जो बना, जैसे पेनिसिलिन क्या थी? पेनिसिलिन वॉज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ सम डिफॉर्मिटी इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ माइक्रोब्स। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं किसी भी माइक्रोब से? ये एक्चुअली उनके जो भी उनकी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक के नाम से जाने जाते हैं। सो इफेक्टिवनेस ऑफ माइक्रोब्स ऑन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वॉज रिपोर्टेड बाय थियोडर श्वान एंड अदर्स। ये छोटी छोटी बीच बीच में आपको हम बताते जा रहे हैं, और भी बहुत सारे आपकी बुक्स में आपको मिलेंगे, बट मेन जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एंटीबायोटिक्स की बात हो गई, अब उसके बाद है वैक्सीनेशन। देखिए एंटीबायोटिक्स में भी आप एक चीज़ को देखें कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कुछ एंटीबायोटिक्स किस पर काम करती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर, और कुछ एंटीबायोटिक्स सेल वॉल फॉर्मेशन पर काम करती हैं। तो आप देखेंगे कई बार एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरीके से दी जाती हैं। ये हालांकि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर आपकी नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं कि जो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि कुछ एक उसको ऑर्गेनिजम्स को कवर करती हैं। तो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है, अगर आप उस पर कोई काम करने वाली एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो इतना काम नहीं करती, लेकिन अगर आप किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल ही बनने ना दें तो नेचुरली वो बैक्टीरिया जो है वो बन ही नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब एक चीज़ और हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आज, वैक्सीनेशन। जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने एक टेक्निक निकाली पहली बार वैक्सीनेशन की। एक्चुअली पाश्चर ने भी कोशिश की थी, और उन्होंने ये देखिए आपको शुरू में हमने बताया था कि उन्होंने एक प्रिंसिपल दे दिया था कि किसी को एक बीमारी, जैसे उसमें अगर ओल्ड कल्चर्स हमने दिए तो उसमें बीमारी दिखाई नहीं दी, लेकिन उसके प्रति उसमें प्रतिरोधकता आ गई। स्मॉल पॉक्स नाम की जो डिजीज़ थी, जो कि ऐसी डिजीज़ है जो कि ह्यूमन एफर्ट्स, यानी WHO ने इसे कहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट डिजीज़ विच हैज़ बीन क्योर्ड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। वो किस प्रकार से सामने आया इसका? मिल्कमेड्स जो थे, मिल्किंग द काऊ पॉक्स, ये देखा गया था, साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो ग्वाले हुआ करते थे जो कि दूध निकाला करते थे, उन्होंने देखा कि काउज भी कब पकड़ लेती हैं इसको, बीमारी को, लेकिन एक बार उनमें स्मॉल पॉक्स नहीं होती। अगर वो एक बार इस बीमारी को पकड़ लें, काऊ पॉक्स को, तो उनमें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होती। अगर किसी में काऊ पॉक्स देखिए कम खतरनाक होती है, लेकिन स्मॉल पॉक्स जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो उन्होंने ये देखा साइंटिस्ट ने कि जो एडवर्ड जेनर थे कि मिल्क मेड्स जो हुआ करते थे, यानी जो ग्वाले ग्वालन हुआ करते थे, उनको अगर एक बार जैसे उनके एनिमल को उसमें काऊ पॉक्स हो गई उनको, तो वो उनको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ थी। एक्चुअली देखिए वैक्सीनेशन, बहुत कई जनरेशन की वैक्सीनेशन आने लग गई हैं अब तो। जैसे आप एक्चुअली वैक्सीनेशन जो है ये एक प्रकार का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि कुछ वाइबल देखिए, जो बैक्टीरिया या वायरस जो भी बीमारी फैलाता है, उसकी अगर बहुत कम क्वांटिटी को हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दें तो उसमें बीमारी होगी, लेकिन वो बहुत कम उसमें होगी इंटेंसिटी के साथ, और उसके अंदर उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। जब दोबारा अगर कभी भी उसको इस प्रकार की बीमारी होती है तो उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ उस बीमारी से लड़ने के लिए मौजूद होंगी। तो ये एक प्रकार का पहले से किया जाने वाला एक तरह का इम्यूनिटी को मजबूत करने वाला एक तरीका है।
तो ये जो वैक्सीनेशन डेवलप हुआ है तरीका, जिसमें कि हम बहुत कम क्वांटिटी, ये जो हम अलग अलग जनरेशन की बात कर रहे थे वो किस लिए कि शुरू में जो बहुत शुरू में यानी 19वीं सदी में जब दी जाती थी वैक्सीन, तो उसमें आप देखेंगे जैसे हमारी उम्र के जो हैं, आपकी मदर या दादी के उम्र के जो लोग हैं, उनके वो आप हाथ पे देखिएगा कि जो टीके का निशान है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है वो, आप इसको करके देखिएगा उनके कि आपके टीके लगे थे बचपन में, तो वो बताएंगे हाँ लगे थे, तो उनके हाथ पे आप देखेंगे बड़ा बड़ा निशान है, और ऐसा अजीब सा निशान है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा घाव रहा हुआ हो। लेकिन आज आपको जो वैक्सीन हॉस्पिटल में पिलाई जाती है, ओरल वैक्सीन, आपने इस चीज़ को गौर करा? टिटनेस का टीका भी लगता है और बाकी जो वैक्सीन आपको मिलती है, कहीं भी निशान नहीं होते उसके। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है कि जो आपकी मदर के टाइम की वैक्सीन थी, वो उसमें जो यूज़ किया जाता था माइक्रोब को, या जो भी इंजेक्शन दिया जाता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइव होते थे बैक्टीरिया और वायरस। आपको जो दी जाती है वो सिंथेटिकली डिज़ाइंड है, जिसमें कि बहुत कम इंटेंसिटी के लाइव होते हैं उसमें बैक्टीरिया या वायरस। ये फ़र्क है। तो जब आपको शुरू में काफ़ी ज़्यादा दिया जाता था, तो उससे तो बीमारी, बुखार बहुत होता था, बहुत ज़्यादा, मतलब वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता था वो निशान, फिर धीरे धीरे ठीक होता था। लेकिन आज अगर आप देखें तो बहुत आसान हो गया ये, क्योंकि हमने इस तरह की टेक्निक्स डेवलप कर ली हैं जिससे कि वो आसानी से दूर हो जाता है। और बहुत कम, हल्का सा बुखार होता है देने के बाद में वैक्सीन, कहा जाता है भाई हल्का सा बुखार होगा तो आप ये कालपोल दे दीजिएगा, थोड़ा सा ये ठीक हो जाएंगे जो भी बच्चे हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक डिफरेंस कि आज के ज़माने में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं वैक्सीनेशन के उसमें भी। तो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे।